हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्यिक नॉलेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम देखेंगे चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता का प्रश्न अभ्यास। तो हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, लड़की कहती है कि लड़की क्या कहना चाह रही है यही स्पष्ट करना है। आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है या चांद की पोशाक चारों दिशा में फैली हुई है। तुम किसे सही मानते हो? तो इसके उत्तर में आपको लिखना, या आप दो तरह से इसका उत्तर लिख सकते हैं। एक तो इन दोनों जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से आप कोई भी चूज़ करके लिख सकते हो, चाहे तो पहला चाहे तो दूसरा। और एक और तरीका है उत्तर लिखने का कि आप इस तरह से लिख सकते हो, लड़की कहना चाहती है कि चांद आपने तारों से जड़ी हुई चादर अर्थात आकाश को ओढ़कर बैठे हुए हैं और वही आकाश रूपी चादर जो आपकी पोशाक है वो चारों दिशाओं में फैली हुई है। तो एक उत्तर यह भी हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होंगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण बताओ। तो इस कविता में जो चित्र दिया गया है वो पूर्णिमा का दिया गया है, लेकिन लड़की पहले से चांद को देखती आई होगी तब उसके मन में यह बात आई होगी, क्योंकि बार बार तिरछे शब्द का प्रयोग किया गया है। तो तिरछा चंद्रमा, थोड़ा कटा हुआ चंद्रमा लगभग प्रथमा से थोड़ा थोड़ा निकलने लगता है। तो लड़की प्रथमा से ही देख रही होगी चंद्रमा को, और गपशप पूर्णिमा के दिन लगाई होगी या पूर्णिमा से 1-2 दिन पहले भी लगा सकती है। तो आप इसका उत्तर इस तरह लिख सकते हैं कि कवि ने चाँद से गप्पे किस दिन लगाई होगी। तो कवि ने चाँद से गप्पे अष्टमी से पूर्णिमा तक या पूर्णिमा के पहले लगाई होगी। तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। इस पे 2 प्रश्न है। एक तो यह है कि कवि ने चाँद से गप्पे किस दिन लगाई होंगी, यहाँ तक एक प्रश्न हो गया। यहाँ से दूसरा प्रश्न शुरू होता है कि इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। तो दिन दिया गया है और कारण दिया गया है। पूर्णिमा के दिन क्या होता है? पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूरी तरह गोल दिखाई देता है। चंद्रमा पूरी तरह गोल दिखाई देता है। और अष्टमी से पूर्णिमा के बीच चंद्रमा कुछ तिरछा ऐसा होता हुआ दिखाई देता है। आप ये पिक्चर जो है वो देख सकते हैं। प्रथमा से लेके पूर्णिमा, फिर पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि चंद्रमा की एक्टिविटी क्या होती है। अगला है कि प्रथमा से अष्टमी के बीच, तो इसको भी आप देख सकते हैं इस पिक्चर के माध्यम से कि प्रथमा से अष्टमी के बीच चंद्रमा जो है वह बिल्कुल पतला होता है, बिल्कुल ऐसा एकदम देख सकते हैं आपकी चंद्रमा बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल एकदम पतला होता है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, नई कविता में तुक या छंद के बदले बिंब का प्रयोग अधिक होता है। बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं और कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनसे कई चित्र हमारे मन में बने। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोला बताने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। तुम इस कविता के और किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे? ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिखकर दिखाओ। तो हम देखते हैं कि कविता में कौन से शब्दों को हम इस तरह और लिखना चाहते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं चारो, चारों, इसका तो पूरा होगा कि चारों ओर। नज़र भी हम लिख सकते हैं, गो की पोशाक भी हम लिख सकते हैं, तिरछे भी हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप तमाम शब्दों को लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, अनुमान और कल्पना से कुछ लोग बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं। यदि चाँद का स्वभाव भी आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह किन बातों से सबसे ज़्यादा चिढ़ेगा? चिढ़कर वह उन बातों का क्या जवाब देगा? अपनी कल्पना से चाँद की ओर से दिए गए जवाब लिखो। तो अगर चाँद का स्वभाव चिढ़ने वाला होता तो चाँद कुछ इस प्रकार कहता कि मैं कभी तिरछा और कभी पूरा नहीं होता हूँ। आपको जानकारी की कमी है, आप अपना ज्ञानवर्धन कीजिए और मुझे कोई मरज भी नहीं है। मरज तो आपको लग रही है, जैसे कि आप मेरे बारे में अधूरा ज्ञान प्राप्त करके मुझे बीमार या मरीज बता रहे हैं, जबकि सही तो यह है कि मैं उतना ही रहता हूँ, एक जैसे ही रहता हूँ, पर मेरे जिस भाग पे सूर्य की रोशनी पड़ती है वह भाग चमकता है और वही भाग आपको दिखाई देता है, जिससे आपको मैं घटता और बढ़ता हुआ लगता हूँ। तो ये तो आपकी बीमारी हुई, मेरी नहीं, क्योंकि आप मुझे घटता बढ़ता हुआ जान रहे हैं। तो शायद कुछ इस प्रकार से जवाब देता। अगला प्रश्न है, यदि कोई सूरज से गप्पे लगाए तो वह क्या लिखेगा? अपनी कल्पना से गद्य अर्थात कहानी या पद्य अर्थात कविता में लिखो। इसी तरह के कुछ और गप्पे निम्नलिखित में से किसी एक या दो से करके लिखो। तो यदि सूरज से गप्पे लगाने हो तो बच्चे कैसे लगाएंगे कि सूरज जी, आप तो बहुत आग उगलते हैं, आपके पास बहुत गर्मी है, आपके पास आग का बहुत बड़ा भंडार है, क्या आप कभी नहीं ठंडे होते? आप खाना कैसे खाते होंगे? आप तो पानी पीते होंगे तो वो भी आपके स्पर्श से गर्म हो जाता होगा, तो फिर आपकी प्यास कैसे बुझती है? इस तरह की बाल कल्पनाएं करके बच्चे अपना लिख सकते हैं। पेड़ से भी इसी तरह का गप्पा लगा सकते हैं, जैसे पेड़, आप तो बड़े अच्छे हो, आप तो बड़े परोपकारी हो, आप तो हमारे प्राणवायु हमें देते हो और हमारे वातावरण में फैली मृत वायु को खुद ले लेते हो और अपना फल और लकड़ियाँ और छाया भी हमें देते हो। इस तरह से बच्चे गप्पा लगा सकते हैं पेड़ से। इसी तरह बिजली के खंभे, सड़क, पेट्रोल पंप आदि से भी लगा सकते हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा की बात। चांद संज्ञा है, चांदनी रात में चांदनी विशेषण है। नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान से देखो और बताओ कि कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बने हैं। इन विशेषणों के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा भी लिखो। तो हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम विशेषण देखते हैं। गुलाब है, गुलाब में ई प्रत्यय जुड़ने से गुलाबी हुआ। मखमल होता है, मखमल में ई प्रत्यय जुड़ने से मखमली हुआ। कीमत होता है, कीमत में ई प्रत्यय जुड़ने से कीमती हुआ। ठंड होती है, ठंड में ई प्रत्यय जुड़ने से ठंडी हुई। जंगल होता है, जंगल में ई प्रत्यय जुड़ने से जंगली। और कश्मीर होता है, कश्मीर में ई प्रत्यय जुड़ने के कारण यह कश्मीरी हुआ। अब हम आते हैं संज्ञा पर। तो पगड़ी संज्ञा शब्द है, घास भी संज्ञा शब्द है, गहने भी संज्ञा शब्द है तथा रात, फूल और भाषा भी संज्ञा शब्द है। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, गोल मटोल और गोरा चिट्टा। कविता में आए इन शब्दों के इन जोड़ों में अंतर यह है कि चिट्टा का अर्थ सफ़ेद है और गोरा से मिलता जुलता है, जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है, यह शब्द मोटा से बना है। ऐसे चार चार युग्म सोच कर लिखो और उनका वाक्य में प्रयोग करो। तो जैसे गोल मटोल है तो हम एक लिख सकते हैं, पानी वानी, पानी, यहाँ डैश रहेगा, वानी। अब इसका वाक्य में प्रयोग आप कर सकते हैं, जल्दी से पानी वानी पी लो, नहीं तो अभी से क्लास चलने लगेगी। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला शब्द हम देखते हैं। अगला शब्द हम देखेंगे, सर्दी वर्दी, डैश लगा के, सर्दी वर्दी। तो
ठंडी का मौसम आ रहा है, अब सर्दी वर्दी होगी सबको। इस तरह से एक अर्थवाचक और एक व्यर्थक अर्थात बिना अर्थ का शब्द, दो ऐसे शब्दों को मिला के 4 युग्म बनाने हैं। 2 हमने बता दिए हैं, 2 आप सोच करके इस क्रिया को पूरा कीजिए। अगला प्रश्न है बिल्कुल गोल। कविता में इसके 2 अर्थ हैं। गोल का अर्थ होता है गोलाकार और गायब होना, 2 है। ऐसे 3 और शब्द सोचकर उनसे ऐसे वाक्य बनाओ जिनके 2 अर्थ निकलते हैं। तो हम पहला ले सकते हैं मुद्रा। पहला शब्द हम ले सकते हैं मुद्रा। मुद्रा का 2 अर्थ होता है, एक तो होता है अंगूठी, अंगूठी, दूसरा होता है धन। क्या होता है? धन भी होता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सीता के हाथ में मुद्रा बहुत अच्छी लग रही थी। और दूसरा है भारत में मुद्रा की बढ़ोतरी हो रही है। और हम दूसरा शब्द लेंगे अंक। अंक का एक अर्थ होता है संख्या या नंबर, दूसरा होता है गोंद, जैसे माँ की गोंद। तो इसको भी आप कर सकते हैं। आप इतना भी कह सकते हैं, इस तरह से वाक्य प्रयोग कर सकते हैं कि हमें परीक्षा में इतने नंबर या इतने अंक प्राप्त हुए और कान्हा दौड़ के यशोदा के अंक में समा गया। इस तरह से आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। तो एक शब्द और बचा, इसको सोच करके आप खुद से बनाइए। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। ताकि, जबकि, चूंकि, हालांकि। कविता की जिन पंक्तियों में ये शब्द आए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ो और ये शब्द 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए 2-2 वाक्य बनाओ। तो हम पहला शब्द लेते हैं चूंकि। पहला शब्द लेते हैं चूंकि। इसका वाक्य प्रयोग आप कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। चूंकि वह विद्यालय नहीं गया इसलिए उसे पढ़ना नहीं आता। अब हम दूसरा शब्द देखेंगे। दूसरा शब्द लेते हैं ताकि। ताकि इस शब्द का हम वाक्य प्रयोग करते हैं। सुबह जल्दी उठे ताकि ताज़ी हवा मिल सके। तो 2 शब्द हमने बता दिए हैं, बाकी बचे हैं 2 शब्द जिसे आप खुद से सोच करके उस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है गपशप, गपशप, गपबाजी। क्या इन शब्दों के अर्थ में अंतर है? तुम्हें क्या लगता है? लिखो। तो हम गप का अर्थ देखेंगे। गप का अर्थ होता है काल्पनिक, काल्पनिक होता है। गपशप का अर्थ होता है निरुद्देश्य, निरुद्देश्य बातें, निरुद्देश्य बातें। अगला है गपबाजी। तो गपबाजी का अर्थ होता है बनावटी बातें। अगला प्रश्न हम देखते हैं जो इस शीर्षक से है कुछ करने को। पृथ्वी के चारों ओर परिभ्रमण करते हुए चंद्रमा भी पृथ्वी के साथ साथ सूर्य का परिभ्रमण करता है। इन्हीं दोनों परिभ्रमणों से वर्ष और मास की गणनाएं होती हैं। सामान्यतः 30 दिनों के महीने होते हैं जिन्हें चंद्रमा की वार्षिक गति को 12 महीनों में विभाजित करके निर्धारित किया जाता है। 30 दिनों में 15-15 दिनों के 2 पक्ष होते हैं। जिन 15 दिनों में चंद्रमा बढ़ते पूर्णिमा तक पहुँचते हैं उसे शुक्ल पक्ष, और जिन 15 दिनों में चंद्रमा घटते घटते अमावस्या तक जाता है उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। इस तरह एक वर्ष के 12 महीनों में 6 माह के 2 अयन होते हैं। जिन 6 महीनों में मौसम का तापमान
बढ़ता है उसे उत्तरायण, और जिन 6 महीनों में मौसम का तापमान घटता है उसे दक्षिणायण कहते हैं। संवत के 12 महीनों के नाम इस प्रकार हैं। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लगा लीजिए और इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। जैसे चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। तो देखते हैं हम आगे के प्रश्नों को। आगे का प्रश्न है, अंग्रेजी कैलेंडर की वार्षिक गणना सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की अवधि के अनुसार 365 दिनों की होती है। इसके महीनों की गणना पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा के परिभ्रमण पर आधारित नहीं है। इसमें वर्ष के 365 दिनों को ही 12 महीनों में विभाजित किया गया है। इस कैलेंडर के सभी महीने 30-30 दिन के नहीं होते। अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर इनके हैं दिन 30। फरवरी है 28 दिन की, बाकी सब 31। तो ये कोटेशन है एक, आप ऐसा समझ लीजिए कि इसको इस तरह कहते हैं, 4 माह अप्रैल, सितंबर, जून, नवंबर 30, 28 दिन की बनी फरवरी, बाकी सब 31। अगला प्रश्न हम देखते हैं, नीचे 2 प्रकार के कैलेंडर दिए गए हैं, इन्हें देखो और प्रश्नों के उत्तर दो। तो इनके प्रश्नों के उत्तर, प्रश्न पहले हम देख लेते हैं। ऊपर दिए गए कैलेंडर में से किस कैलेंडर में चंद्रमा के अनुसार महीने के दिन दिए गए हैं? तो चंद्रमा के अनुसार महीने के दिन संवत कैलेंडर में दिए गए हैं, जो कि ये रहा आपका, ये चंद्रमा के अनुसार है। अगला प्रश्न क्या है, दिए गए दोनों कैलेंडरों में अंतर स्पष्ट करो। तो यह है तिथिवार है, जबकि ये संवतवार है, यह ईसवी सनवार है। ये ईसवी सनवार है और ये संवतवार है। ये संवत से चलता है। संवत और ईस्वी में एक बड़ा विशेष अंतर यह है कि संवत जो है वह ईस्वी सन से 57 वर्ष बड़ा है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का क्या अर्थ होता है? तो जैसा कि आप अभी इसमें पढ़ चुके हैं, इसमें आप पढ़ चुके हैं कि जिन 15 दिनों में चंद्रमा बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा तक पहुंच जाता है उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं, और जिन 15 दिनों में चंद्रमा घटते घटते अमावस्या तक जाता है उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। बच्चों, इस क्लास के अंत में हम एक सूचना देना चाह रहे हैं कि हम थोड़ा सा संकेत किए हैं, जिससे आप अपने प्रश्नोत्तर को स्वयं लिखें। सब कुछ कॉपी करके नकल करके नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आप अभी से नकल करने लग जाएंगे तो आपको आलस आएगा और आप कभी भी उत्तर खुद से नहीं बना पाएंगे। इसलिए हमने संकेत भर दिया है, जिससे कि आप संकेत के सहारे से प्रश्नोत्तर अपना पूरा कर सको। अगली क्लास में अगले पाठ को हम पढ़ेंगे।